हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। क्लास जो है ये 6 है और अध्याय आपका 8 है। हमारा राज्य बिहार। यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आप बीएसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे बिहार के जो भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ही रामबाण है। आपके लिए बिहार का जो सेक्शन ये जो है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। आपका जो है, आपका ये जो चैप्टर है रामबाण है, आप इसको छोड़कर नहीं चल सकते। आप इसको समझना ही पड़ेगा और आपको इसको जानना ही पड़ेगा अगर आप बिहार के एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो। और यहाँ से बार बार आपको क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के याद करते हुए चलेंगे और हम जो है कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे वो आप अगले एग्ज़ाम जो होने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा, चाहे वो बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम है, जो कि अभी खास करके आपके टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें खास करके आपको ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बिहार का जो है के बारे में है। यहाँ पर बिहार क्या है, बिहार जो है कैसे है, बिहार के चौहद्दी क्या है, बिहार के नक्शे में क्या है, ये सारे जो है क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे और यहीं पर सारा जो है आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर आपको जानना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लिखा गया है कि बिहार के जो हैं पश्चिम चंपारण जिले के गोनाहा कन्या मध्य विद्यालय में कई छात्राएं प्रतिदिन नेपाल से पढ़ने आती है। देखिए पश्चिम चंपारण कहाँ, तो पश्चिम चंपारण, और नेपाल की बात की गई है, कहाँ, नेपाल की। आपको एक मिनट हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये आप मान लीजिए कि बिहार है, ये पूरब जो है, पूरब, ये पूरब, ये उत्तर, ये आपका पश्चिम और ये आपका दक्षिण। तो ये जो है ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर से आपको हम बताते चलेंगे। ये आपका नेपाल हो गया, ये जो है आपका पश्चिम जो है बंगाल हो गया, कलकत्ता बंगाल हो गया, और ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, और नीचे जो आपका पड़ोसी राज्य हो गया कौन, तो झारखंड। यहाँ से आपको पहला पूछा गया, यहाँ पर जो है पहला है आपका कौन, तो नेपाल। नेपाल कहाँ है, तो उत्तर में है, नेपाल उत्तर में है। दूसरा हम पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियां की जांच राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कर्मनाशा के निकट होता है। एक कर्मनाशा नदी है, आप इसके बारे में जब हम बिहार के जो है प्रवाह तंत्र को पढ़ेंगे उसमें आपको हम बताएंगे कैसा जो है कहाँ पर क्या नदी है बिहार में। तो ये आपको जो है ये यूपी है, तो यहाँ से जांच करने के लिए निकट जो है कौन आता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, जो गाड़ियों की जांच के लिए यहाँ पर निकट इसके आती है, कर्मनाशा निकट। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। दूसरा देखेंगे, बंगाल जो है बंद के कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेनें लेट हैं। आपको बताया भी गया पूरब से पटना, ये क्या है, ये पूरब है जो कि बंगाल के आपको दर्शा रहे हैं। तीसरा हो गया। चौथा देखेंगे, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 कौन है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 33 झारखंड में दरार पड़ने से राजू के दादाजी आज पटना नहीं पहुंच सके। ये देख सकते हैं, ये क्या है, झारखंड है जो कि आपको दक्षिण दिशा में है। ये आपका हो गया, आपको जो है ये आपका हो गया क्या, उत्तर में आपका नेपाल हो गया, तो पश्चिम में आपका क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, और पूर्व में आपका बंगाल, तो दक्षिण में पड़ोसी राज्य अब झारखंड, जो पहले बिहार के ही राज्य थे। अब हम आगे देखेंगे आपको बिहार जो है कहाँ पर मिलता है। देखिए बिहार जो है ये भारत का नक्शा है, तो भारत के नक्शे में ये पूरब की दिशा में कौन मिल रहा है आपको, तो बिहार मिल रहा है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। आपको हमने यहाँ पर पूरा चौहद्दी बताया है, जो बिहार के नक्शे में आपको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो चौहद्दी में राज्य सटे हुए हैं, इनके बारे में आपको हमने बताया है। आगे की जो चर्चाएं हैं उसको हम अब करते हैं। देखिए गुरुजी ने बच्चों के सामने कुछ सवाल रखे और कहा, सोच कर बताइए ऐसा क्यों होता है। उन्होंने पुनः कहा, अब आइए जरा भारत के इस नक्शे में अपने प्रदेश बिहार को ढूंढे। ये देख रहे हैं, ये आपका बिहार है भारत के नक्शे में। यह कहाँ है, तो यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के जो है पूर्वी भारत में कौन है, तो आपका बिहार है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए कि बिहार भारत के किस तरफ हैं, तो किस तरफ हैं, तो पूरब की तरफ, पूरब की तरफ जो है बिहार आपके हैं।
जो भारत के। आगे देखेंगे कि राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है कहाँ, तो पूर्व भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य। क्वेश्चन आपको याद रखना है। दूसरा, बहुत बार जो है ये क्वेश्चन जो है यहाँ से ये आपको याद रखने हैं, जो बहुत बार पूछे गए हैं। पुनः एक बार जो है हम बिहार का नक्शा जो है यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते हैं, आपके जो है फायदेमंद कर लिए। बहुत ही थोड़ा सा ये हम नक्शा बना लिए। ये हो गया आपका, मान के चलिए बिहार। अब देखेंगे क्या है, तो जो पूर्व से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई, देखिए ये आपका पूरब हो गया, ये जो है पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। ये नक्शा याद रखिएगा। यहाँ से जो है 483 किलोमीटर जो है लंबाई, जो उत्तर से दक्षिण तक जो है 345 किलोमीटर चौड़ा है। पूरब से पश्चिम कितना है, तो पूरब से पश्चिम आपका 383 किलोमीटर। आपको अगर याद रखना है तो बुद्ध का जो निर्माण होता है 383 ईसा पूर्व में होता है। तो यहाँ पर आपको उनका जो है, जो उनकी मृत्यु होती है जिसको निर्माण बोलते हैं, 383 ईस्वी पूर्व। या आप एक आंसर यहाँ पर ये भी रख सकते हैं याद, कि पहली बुद्ध संगीति जो होती है 483 ईस्वी पूर्व में ही होती है, जो कि आपको बिहार का पूरब से पश्चिम का जो है लंबाई है याद हो जाएगा। इससे आपको रिलेट करिएगा तो एक दो क्वेश्चन भी बनेगा और इससे आपको उसकी जो है पकड़ भी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आपको 483 याद रखने के लिए हमने बुद्ध और जो है बुद्ध का पहला बौद्ध संगीति बताया, जो 483 ईस्वी पूर्व में होता है। आपको याद रखना है कि पूरब से पश्चिम की जो है लंबाई बिहार की 483 किलोमीटर है। वहीं पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो चौड़ाई है, आप यहाँ पर देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर जो चौड़ाई है वो 345 है। इसको आप 1 2 3 करके याद भी रख सकते हैं। 3 4 5 3 4 5 करके आप याद रखेंगे। 3 4 5 345 किलोमीटर जो चौड़ा है। कहाँ से कहाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर चौड़ा है। वहीं पर आपको 483 किलोमीटर जो है लंबा है। ये आपको पूरब से पश्चिम की ओर है। पूरब से पश्चिम 483 और 345 जो है 345 ये आपको हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ा है। आप ये जो है रट लिए होंगे, आपको याद हो गया होगा, रिलेट कर लिए होंगे। आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है अब नहीं छूटेगा। ये आपके लिए रामबाण था। आपकी जो है चौहद्दी जो है और उसकी लंबाई चौड़ाई बिहार को जानना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हमको आशा है कि आप इसको याद कर लिए होंगे और रिलेट करके याद किए होंगे। एक दो क्वेश्चन आपको और भी बन जाएंगे। आगे चलेंगे। देखिए, हम अक्सर जो है अपने आसपास के घरों में खेलने या किसी काम से आते जाते हैं। आप देखते होंगे कि आप टीवी देखने के लिए किसी घर में चले जाते हैं, किसी दोस्त के साथ जो है खेलने के लिए उसके घर में चले जाते हैं। ये क्या है, ये जो है ये ऐसे घर जो होते हैं हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। ये क्या है, हमारे पड़ोसी हैं। जो हमारे आसपास के घर हैं क्या हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं। ठीक इसी तरह जो है जो सटे हुए राज्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पड़ोसी राज्य कहलाते हैं। ठीक उसी तरह जो है राज्यों से सटे दूसरे राज्य जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो दूसरे राज्य पड़ोसी राज्य कहलाते हैं। देखिए अब क्या है, तो अब है कि जैसे हमारे पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं वैसे ही जो है एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ठीक वैसे ही हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं वो भी एक दूसरे से प्रभावित, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी जो है एक दूसरे को प्रभावित करता है, उसी तरह जो है हमारा जो राज्य है एक दूसरे पड़ोसी राज्य को प्रभावित करता है। बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल है, आपको हमने ऊपर बताया। यहाँ पर एक बार पुनः आपको यहाँ पर बताया गया है। देखेंगे थोड़ा सा हम जो यहाँ पर गोलाई में जो है आयतन बनाकर हम यहाँ पर देखेंगे। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूरब हो गया और ये आपका जो है दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर जो हो गया। तो उत्तर में क्या है, उत्तर दिशा में आपका नेपाल देश है। क्या है, ये देश है, ना कि आपका ये राज्य है। याद रखेंगे, आपको एक राज्य जो है 3 राज्य है बिहार में, तो दूसरा आपको जो ऊपर है वो देश है।
ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। 3 राज्य से सटा हुआ है तो एक देश से सटा हुआ है, वो देश बताइए कौन सा है। आपको भूटान दे देगा, आपको नेपाल दे देगा, काठमांडू जो कि कहाँ पर है तो नेपाल में है। ये सारे जो हैं बहुत सारे क्वेश्चन, चीन दे देगा। ये बहुत सारे जो हैं क्वेश्चन आपको उलझा सकते हैं, लेकिन उलझने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। आपको याद रखना है कि 3 तरफ से राज्य से तो एक तरफ से देश, 3 तरफ से राज्य तो एक तरफ से देश, वो है नेपाल। नेपाल कौन है तो देश है। और 3 तरफ से राज्य है तो वो राज्य कौन है तो पूर्व से है कौन बंगाल, तो दक्षिण से है कौन तो झारखंड, तो पश्चिम से है यूपी, पश्चिम से है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ये ऐसे करके आपको याद रखना है। बहुत ही लाइन जो है, एक लाइन आपको हमने बताया जो कि आपको याद करने के लिए बहुत ही काफ़ी था। यहाँ से नक्शा से आपको हमने बताने की कोशिश की, इससे भी आप याद कर सकते हैं कि पूरब कौन है बंगाल है, तो दक्षिण आपका झारखंड है, पश्चिम यूपी है, तो ऊपर में आपका देश है, वो देश है नेपाल। एक तरफ से देश तो 3 तरफ से राज्य, याद रखेंगे आप। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर बिहार के उत्तर कोण तो दिशा में नेपाल देश है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और दक्षिण में झारखंड और जो है पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। आपको हमने यहाँ पर याद कराने की पूर्ण रूपेण कोशिश की। तो चलिए आगे। सड़कें और रेल लाइनें अपने राज्य को पड़ोसी राज्यों से जोड़ती है। कौन तो सड़क और रेल लाइनें, आप जो है बनारस चले जाते हैं, आप जो है यूपी चले जाते हैं जो बनारस में है, और बंगाल चले जाते हैं, झारखंड चले जाते हैं, रोड और रेलवे लाइन से ये जो है एक दूसरे को जोड़ती है। आगे देखेंगे क्रियाकलाप में आपको करना है कि अपने पड़ोसियों के नाम लिखने के लिए कहता है, और पड़ोसियों के यहाँ कौन कौन सी क्रियाएं जो है आपके जीवन पर प्रभाव डालती है सोच कर लिखिए। और पड़ोसी राज्यों की घटनाओं से आपका क्या राज्य कैसे प्रभावित होता है ये बताइए। और पड़ोसी राज्यों की घटनाओं की खबरें और अखबारों से काट कर एक जो है स्क्रिप्ट बुक पर तैयार कीजिए और अपने राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को लिख सकते हैं। आपको एक बात हम बता देते हैं कि यहाँ पर अगर आप राज्य से सटे हैं तो यहाँ पर नदी जल विवाद बहुत सारे जो हैं राज्य से हैं। जैसे कि पंजाब में आपको हरियाणा में मिल जाता है जो नदी राज्य का विवाद मिल जाता है। आपको जो है झारखंड में कुछ विवादें नदी के मिलते हैं, तो वहीं पर बिहार और यूपी के भी नदी के विवाद आपको मिलते हैं। इसके बारे में हम गहन अध्ययन जो है नदी के तंत्र में करेंगे, क्या क्या विवाद है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा विवाद आपको हमने बताया। तो चलिए यहाँ पर प्रशासनिक जो है सीढ़ियाँ देखेंगे। प्रशासनिक सीढ़ियाँ बार बार आपसे पूछे जाते हैं, आपको हम याद कराने की पूर्ण रूपेण कोशिश करेंगे। आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको तो हमने शुरू में ही बता दिया कि ये क्वेश्चन का जो है हर जो है यहाँ से पिटारा खुलता है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का जो है बिहार के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मान कर चलिए यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही, और आपको यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन गलत ना हो ये हम कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रशासनिक सीढ़ी देखेंगे क्या है। गुरुजी ने बताया इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडल और 38 जिलों में बांटा गया। याद रखेंगे 9 प्रमंडल हैं, 38 जिला हैं। 9 प्रमंडल 38 जिला, 9 प्रमंडल 38 जिला, और एक प्रमंडल में जो है कई जिले होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रमंडल में आपको कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। एक एक ढांचा हम बनाते हैं। देखिए ये आपका 9 हो गया, 9 हो गया क्या तो प्रमंडल, 9 में कई होते हैं अनुमंडल। क्या होते हैं, ये जो है 9 इसमें कई होते हैं जिले, और जिले में कई होते हैं जो अनुमंडल, और 38 टोटल होते हैं जिले। 38 टोटल जिले किस में जाकर समाये, 9 में, और 9 जिलों में ये समा गए। अब 9 जिलों में होते हैं कई जिलों जो हैं जिलों में होते हैं अनुमंडल, जो आपको एक जिला में बहुत अनुमंडल 4-5 अनुमंडल देखने को मिलते हैं। और आगे देखेंगे तो इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं, और तब क्या होता है तो ये अनुमंडल जो है इसमें कई प्रखंड भी होते हैं, और ऐसे प्रखंडों की संख्या कितनी है तो 534 है, और ये प्रखंड जो है कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। आपको बस यहाँ पर एक ढांचा आपको हम बताते हैं। देखिए 9 हो गया आपका अनुमंडल, कैसे, यहाँ जो है 38 जिला है, 9 अनुमंडल में बांट गया, और ये जो है अनुमंडल कई जो है सॉरी ये प्रमंडल जो है ये प्रमंडल हो गया, और इसमें जो है कई होते हैं अनुमंडल, और ये अनुमंडल में कई होते हैं प्रखंड, और प्रखंड टोटल बिहार में है 534। कितने,
534। ये याद हो गए होंगे आपको। बताइए टोटल जिला 38, प्रमंडल 9। प्रमंडल को किस में बांटा गया? जिलों में जो है प्रमंडल में अनुमंडल, अनुमंडल में कैसे? अनुमंडल में क्या? तो कई प्रखंड, प्रखंड की संख्या कितनी? 534। आपको याद होने की संभावनाएं हैं, जो ऐसे अगर हम 1-2 बार करेंगे तो याद हो जाएंगे। एक बार हम पुनः आपको बताते हैं क्या। तो 9 प्रमंडल, टोटल 38 जिला। 38 जिला में कितने 9 प्रमंडल? 9 प्रमंडल। और कई जिले जो होते हैं इसमें जो है एक प्रमंडल में कितने जिले? कई जिले। और जो है जिलों में क्या होता है? तो अनुमंडल, जिलों में अनुमंडल, अनुमंडल में जो है कई क्या होते हैं? प्रखंड। प्रखंड टोटल कितने बिहार में? 534। चलिए आगे अब हम चलेंगे, आपको याद हो गए होंगे, हम ऐसी जो है समझ कर चलते हैं। ये देख सकते हैं आपको टोटल बिहार का नक्शा है और बिहार के नक्शे में जिले को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कहाँ पर कौन जिला है। तो यहाँ पर पूरब से पश्चिम की और पश्चिम से आपको दक्षिण की और दक्षिण से आपको पूरब की ओर, ये सारे जो है नक्शे करके आपको एक एक करके अगर आप कहेंगे तो जिला भी आपको बता देंगे। और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उत्तर के जो जिले हैं कितने हैं, और पश्चिम के ज़िले कितने हैं, और दक्षिण के ज़िले कितने हैं, और पूरब के ज़िले कितने हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि गंगा नदी किन किन ज़िलों से होकर गुजरती है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोसी नदी जो है किन जो है ज़िलों में प्रवेश करती है। आपको जो है यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि गंडक के कितने जो हैं किलोमीटर जो है बिहार में जो है उसका गमन होता है। आपसे ये भी पूछा गया है कि कांवड़ ताल कहाँ पर है। आपसे यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि आप बताइए कि पटना का जो है जनसंख्या कितना है। आपको ये भी पूछा गया है कि आप बताइए कि गंगा नदी कहाँ से प्रवेश बिहार में करती है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है बिहार के यहाँ पर पूछे गए हैं। बिहार के नक्शा से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम जो है एक एक करके आपको हम बताएंगे। यहाँ पर अगर आपको एक बात हम जो है याद दिला दें, जो आपको 7 जिला आपको हमने यहाँ पर बताया, ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ऊपर नेपाल से सटने वाले टोटल कितने ज़िले हो गए? 7। याद रखिएगा। हम जो है इसकी पूरी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पश्चिम जो है आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पर 8। टोटल 8 जो है ये उत्तर प्रदेश से लगते हैं। नीचे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो है टोटल नीचे से जो लगता है, ये नीचे वाला यहाँ तक ही 1 2 3 4 5 6 लगता है झारखंड से। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 लगता है आपको बंगाल से। ये टोटल जो हैं किसके कितने ज़िले कहाँ किन राज्यों से और देश से मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे गए हैं, जो कि आपको यहाँ पर हमने बता दिया। आइए हम चलेंगे और यहाँ पर नक्शा भरने की जो है हम कोशिश जो है आपको हम नक्शा अलग से भरकर बता देंगे कहाँ पर कौन जिला है। देखिए अपने जो है प्रदेश के मानचित्रों में देखेंगे कि ज़िलों की चौहद्दी का पता चलेगा कि आपके ज़िलों की चौहद्दी के बगल में कौन कौन से जो हैं अनुमंडल आते हैं। चार्ट पेपर में जो है वृक्ष के जो है यहाँ पर देख सकते हैं, एक वृक्ष है, ये जिला है, तो आपके बगल में कौन कौन से अनुमंडल की सूची आप बनाएंगे, कौन कौन से अनुमंडल आपको आ रहा है। और यहाँ पर ये भी आपको पता लगना है कि आपके बगल में ज़िले कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना के बगल में कौन कौन जिला है। आपको यहाँ पर पटना खोजना है। ये देख सकते हैं ये पटना है। पटना के बगल में आपको बेगूसराय मिलेगा, समस्तीपुर मिलेगा, और आपको कौन कौन सा जो है मिलेगा, तो हाजीपुर मिलेगा, जो वैशाली मिलेगा, और सारण मिलेगा, भोजपुर मिलेगा। ये जो सारे जो हैं यहाँ पर पटना से आपको नवादा मिलते हैं। ये सारे जो हैं आपको पटना नालंदा मिलता है। यहाँ पर आपको पटना से उसका एरिया जो है चौहद्दी मिलता है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको नक्शा में हम जब बिहार के नक्शा को हम पढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको हम पूरा जो है एक अलग से वीडियो आपको हम बिहार के नक्शे के बारे में बताएंगे। लेकिन आपको हमने अभी पर जो है पूरे जो है लगभग कोशिश की कि बहुत सारी जानकारी बिहार के बारे में नक्शे की तरफ से आपको हमने देने की कोशिश की। आगे देखेंगे जलवायु बिहार का क्या है, तो बिहार की जलवायु को हम देखेंगे। बिहार की जलवायु क्या है, तो बिहार की जलवायु में बिहार के पूरब में जो है गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में जो है गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखेंगे एक बार पुनः हम नक्शा में देखेंगे तो आपको कहा गया कि पूर्व में
ये पूरब हो गया। ये क्या हो गया? पूरब में। पूर्व में जो है गर्म और आर्द्र जलवायु, गर्म भी और आर्द्र थोड़ा जो है ठंडा जलवायु मिलता है। वहीं पर पश्चिम, ये जो पश्चिम जो दिख रहा है, इसमें आपको गर्म एवं शुष्क, गर्म एवं शुष्क, यहाँ पर गर्म और शुष्क मतलब ठंडा नहीं मिलता है। यहाँ पर जो है गर्मी थोड़ा ज़्यादा रहता है। पश्चिम में जो है गर्मी थोड़ा ज़्यादा रहता है और यहाँ पर जो है जलवायु क्या है? मानसूनी है। भारत की जो है, बिहार की जलवायु मानसूनी है। यहाँ पर मुख्यतः 3 ऋतुएं होते हैं। बिहार में कितने ऋतु? तो 3। एक होता है ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ग्रीष्म, वर्षा और शीत। आपको पता है कि बीच का जो 6 जो अभी जो है बिहार में 13-14 जून को बोला है कि जो है मानसून घुसने वाले हैं, तो ये वर्षा का हो जाएगा। शीत क्या होगा? तो अक्टूबर नवंबर में आपका शीत हो जाता है। और ग्रीष्म क्या होगा? तो जो है अप्रैल से जून तक जो होता है वो ग्रीष्म होता है। ये आपने देखा। आपको हमने नक्शा में भी बताकर कोशिश की कि आपको पूरब का जो बताएगा, जब पूरब में आपसे इससे पूछ भी लेता है कि पूरब में कैसा आपका जलवायु होता है, तो वो कैसा होता है? तो गर्म और आर्द्र होता है। वहीं पर पश्चिम में आपको गर्म और शुष्क होता है। आर्द्र क्यों होता है? क्योंकि ये बंगाल से सटा हुआ है और यहाँ पर बारिश जो है सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर होती है? तो आपको सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर? किशनगंज में होती है। कहाँ पर? तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वहीं पर जो अब गया जाएंगे तो वहाँ पर पानी जो है, औरंगाबाद में पानी कम पड़ता है, बारिश वहाँ पर कम होती है। औरंगाबाद में सूखा क्षेत्र जो है यहाँ पर होते हैं। ये औरंगाबाद पश्चिम का क्षेत्र है। आगे हम देखेंगे जो गर्मी का मौसम। अब क्या है? तो गर्मी का मौसम। गुरुजी ने पूछा, कैसे पता चलता है कि गर्मी आ गई? रेशमा बोल उठी, जब हाट बाजारों, घरों, यात्राओं में ककड़ी, खीरा, तरबूज, कुल्फी, लस्सी, जो है शरबत, पंखा, कूलर, घड़े, सुराही की मांग बढ़ जाए, तब समझिए कि गर्मी का मौसम आ गया। मतलब याद रखिएगा कि हाट बाजारों में, घरों में जो है ककड़ी मतलब खीरा जो है, फल का जो है, पानी का जो है सामान आपको मिलने लगता है, ज़्यादा पानी की आपको ज़रूरत होने लगती है, तो समझिए कि गर्मी आ गया है। होली के बाद जो है हम गर्मी यहाँ पर पड़ने लग हो जाती है और जून तक पड़ती है। आपको हमने पहले भी बताया है। इस दौरान जो है धूल भरी तेज हवाएं, आंधियाँ चलती है, जिसे लू कहते हैं। लू किसे कहते हैं? जो धूल भरी आंधी होती है, जो धूल कंकर पत्थर जो है, जो थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। धूल जो कि आप चलते होंगे तो आपको पूरा धूल जो है मुंह में भर जाता है। मतलब गमछा हो, चाहे आप जिस भी परिधान का जो है धारण किए हुए हैं, वो जो है धूल से क्या होता है? पूरा भर जाता है। तो मतलब वो जो धूल भरी आंधियाँ चल रही है, वो क्या है? लू है। आप जो है लू से बचने के लिए कपड़े का उपयोग, पानी सबसे ज़्यादा पीजिए। आपको जो है कच्चे आम का उपयोग करने, शरबत उसको पीने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि लू से जो है आपको बचाव चाहिए और लू से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा आप पानी का प्रयोग करेंगे। तो जो यहाँ पर है कि कभी-कभी हल्की जो है वर्षा भी हो जाती है। औसतन जो है तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि गर्मी में जो है तापमान कितना? तो 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है आजकल का जो तापमान है, अभी मई है और इससे पहले जब अप्रैल में ही देखे थे तो 44 चला गया था। और जो शुरू में जो है मई में जो है 40-44 करके अपन जो है गया में तो 44 को भी क्रॉस कर गया। जो पटना में है जो वहाँ पर भी 44 क्रॉस कर गया। तो ये जो है तापमान आपको इस महीने में मई, अप्रैल, मई, जून में दिखते हैं। अब देखिए वर्षा का मौसम। आपको वर्षा का मौसम हमने बताया कि देखिए अभी तत्काल में 13-14 जून को जो है मानसून आने वाले हैं। तो ये क्या है? वर्षा है। क्या है ये? बारिश का मौसम है। गुरुजी ने पूछा, वर्षा ऋतु कब आती है? तो इस समय जो है आप जो है हम सब क्या क्या करते हैं? तो महेश बोला, मौसम यह जो है मौसम जून जो है जून के 30वें सप्ताह से शुरू हो जाता है। क्या है? 30वें सप्ताह से ये शुरू हो जाता है, जिससे अक्टूबर तक बारिश होती है। जिससे क्या होता है? अक्टूबर तक बारिश होती है और बरसात का पानी खेतों, नालों, गड्ढों में भर जाता है, नदियों में उफान आता है और किसान खरीफ फसल बोने लगते हैं। दक्षिण बिहार में किसान जो हैं धान के बिचड़े तैयार करने लगते हैं। दक्षिण बिहार जो कि झारखंड के क्षेत्र के हैं, वहाँ पर आपको धान के बिचड़े तैयार होते हैं और उसको रोपते हैं। जो है इन दिनों कुदार, खंती, ट्रैक्टर, बैल, भैंस, प्लास्टिक के जूते, छाता इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इन दिनों जो है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी खेती के कामों में पर्याप्त रोजगार मिल जाता है। नेपाल के तराई में जो है पहाड़ी से तेज़ी से गिरने के बाद जो है नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी एवं कंकड़ पत्थर लाती है, जो नदियों के तल में जमा हो जाती। कहाँ पे? नदी के तल में जाकर जमा हो जाती है। इसके कारण जो है नदियों के बाढ़ का पानी जो है आसपास
आसपास के इलाकों में फैल जाता है। यहाँ पर याद रखना है, कंकड़ पत्थर साथ में नदी से आता है और तल में जाकर बैठ जाता है और इससे क्या होता है, पानी ऊपर फ्लो करने लगता है और इससे जो है बाढ़ आने की संभावनाएं हो जाती हैं और बाढ़ आ जाती है। आगे देखेंगे, रोहित बोल उठा, आपने जो है अपने राज्य में बाढ़ भी तो खूब आती है। क्या है, बाढ़ खूब आती है। गुरुजी ने बताया बाढ़ का मूल स्रोत क्या है, गंडक है, बागमती है, कमला है, वकैया है, कलय है, महानंदा, कोसी नदियाँ जो हैं, ये सारी नदियाँ हैं बाढ़ के कारण है, जिनका है जो है उद्गम कहाँ पर है, जिनका उद्गम नेपाल में है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि किसका उद्गम कहाँ पर है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है गंडक जो बताए गए, महानंदा बताया गया, करेत बताया गया, वकैया, कमला, बागमती, ये सारे का जो है स्रोत, कोसी का स्रोत सबका कहाँ है, तो उद्गम स्थान नेपाल में है। देखिए यहाँ पर आपको हमने ऊपर बताया था कि कोसी कहाँ पर से आती है। देखिए पहला यहाँ पर दक्षिण में ये है, सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग जो है 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर चौड़ाई वाले क्षेत्रों के लोग जो हैं वर्ष में लगभग 3 से 4 महीने ऐसी ही ज़िंदगी, दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। कहाँ से कहाँ आपको याद रखना है, कहाँ से कहाँ। देखिए सुपौल में जो है, सुपौल में कोसी नदी का प्रभाव होता है, कोसी नदी का जो है यहाँ पर बिहार में प्रवेश करती है और यहाँ से आपको दक्षिण, ये आप मान लीजिए आपको एक नक्शा हम बनाते हैं, ये आपका हो गया सुपौल, ठीक। अब चले दक्षिण कहाँ, तो सहरसा, दक्षिण दिशा चले, दक्षिण की ओर चले तो सहरसा, सहरसा जिला जो है दक्षिण से सहरसा जिला तक कितना किलोमीटर, 110 किलोमीटर। और जब हम पूरब चलेंगे, मतलब ये पूरब आपका हो गया, ये क्या हो गया, पूरब। और यहाँ पर आपको जो है मधुबनी मिलेगा, पूरब बांध और मधुबनी से दक्षिण, ये आपका मधुबनी हो गया, यहाँ पर आपका मधुबनी है, मधुबनी के दक्षिण तो कौन है, खगड़िया। मतलब पूरब जो है, पूर्वी बांध जो है, पूर्वी बांध मधुबनी से दक्षिण, पूर्वी बांध मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर जो है, यहाँ पर 90 किलोमीटर जो है, यहाँ पर टोटल 110 और 90। जो पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा, यहाँ पर पश्चिमी बांध और जो पूर्वी बांध है उसके बीच 10 किलोमीटर है चौड़ा, कितना, 10 किलोमीटर। यहाँ पर जो है लगभग जो लोग हैं बसे हुए हैं 3 से 4 महीना दोहरी जिंदगी जीते हैं। छठा महीने से शुरू होता है तो अक्टूबर तक जो है बारिश का पानी और बाढ़ के कारण जो है बहुत सारे जो है इनको ज़िंदगी, ऐसी दोहरी ज़िंदगी जीने में ये विवश रहते हैं। दोहरी ज़िंदगी का मायने है कि बाढ़ में जो है, बाढ़ का जो है, बाढ़ के समय में और जब बाढ़ गया तब समय में जो है उनका ज़िंदगी वैसा जिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो दोहरी ज़िंदगी के मायने कैसे हैं। यहाँ पर बाढ़ का पानी है तो यहाँ पर तंबू लगाकर लोग रह रहे हैं। ये क्या है, तंबू लगाकर। बाढ़ जो है कोसी नदी को कहा गया है कि बिहार का शोक। कोसी नदी को क्या कहा गया है, बिहार का शोक है, क्योंकि वो जो है धारा है उसका बहुत ही सर्फिला होता है, कहीं भी वो जाकर काट देती है, ऐसे करके वो चलती है और इसीलिए इसको कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है और बहुत बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। और यह जो क्षेत्र है जो कोसी नदी से जो सुपौल से लेकर आपको सहरसा तक और मधुबनी से लेकर खगड़िया तक 110 किलोमीटर और 110 किलोमीटर से लेकर यहाँ पर 90 किलोमीटर जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक के बीच की दूरी जो है 10 किलोमीटर है। यहाँ पर दोहरी ज़िंदगी जीते हैं कौन, तो बिहार के लोग। और यह जो है आपको पता ही होगा कि बहुत ही भयानक होता है, कटाव होता है, लोग जो है विस्थापित होते हैं, लोग का जो है आना जाना, घर द्वार सब कुछ छूट जाता है। बहुत ही जो है ये देख सकते हैं कि जो है तंबू में लोग रह रहे हैं और राहत सामग्री बांटी जा रही है। तो ये जो है राहत सामग्री यहाँ पर सिविल में जो है बांटने का काम जो है किया जा रहा है। ये 2000 जो है कुछ तस्वीरें हैं जहाँ के बाढ़ के आए हैं, यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर जो है आपको हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की यहाँ पर कोशिश की। आगे हम देखेंगे जो दूसरा होगा कि गुरुजी बोले, पिछले दिनों मेरी भेंट सहरसा जिले के एक किसान से हुई थी। बातचीत के दौरान जो है क्रम में उसने बताया कि पूर्वी बांध से पश्चिमी बांध के बीच लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग लगभग 4 महीने तक विस्थापित जिंदगी जीते हैं। कहाँ, तो पूरब बांध से ये आपका हो गया पूरब, तो ये आपका हो गया पश्चिम, और इसके बीच जो है 1100 किलोमीटर है। कितने, तो 1100 किलोमीटर हैं जो कि सहरसा तक है, जो कि सहरसा और जो आपका हो गया खगड़िया, जो आपका हो गया सुपौल, मधुबनी,
नहीं, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये 1100 किलोमीटर हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो 4 महीने तक विस्थापित की ज़िंदगी जीते हैं। ऐसी बरसात के दिनों में होता है। ऐसे जो है कैसे, तो बरसात के दिनों में होता है। लोग बाढ़ की संभावना जान के तटबंध और जो है अस्परों पर रहने के लिए चले जाते हैं। वे फूस और प्लास्टिक के काम चलाओ छत और दीवार बनाकर रहते हैं। सबसे पहले जो है अपने मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें सुरक्षित करते हैं। ऐसा इसीलिए कि बाढ़ का पानी इनके इलाकों में जो है मवेशियों को बहा ना ले जाए, मवेशी को बहा ना ले जाए। जो बाढ़ का पानी होता है उसका बहाव जो है बहुत ही, कोसी का जो बहाव बहुत तेज होता है। कोसी का बहाव अगर देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि वाह कितना बहाव इसका तेज है। आपको गंगा तो उतना नहीं दिखता है क्योंकि गंगा का जो है दूरी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको उतना उसका बहाव नहीं दिखता है। लेकिन कोसी का जो बहाव है बहुत ही आपको तेज दिखता है, दूरी कम है। इसलिए यहाँ पर जो है मवेशी को ले जाते हैं ऊपर, उसके बाद सारी जो है अपने घर टेंट के रूप में बनाकर रहते हैं। अब आगे है कि घरों को छोड़कर जो है तटबंध पर जाने से पहले जो है खेतों में मनीजर के बीज छींट देते हैं। किसका, तो मनीजर का बीज छींट देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे डंठल के रूप में तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि मनीजर का जो है डंठल तैयार करने के लिए बाढ़ आता है तो उसको छींट दिया जाता है और उसका डंठल तैयार हो जाता है, जो जलावन के काम आते हैं। क्या उसके, तो काम आते हैं। किसके, तो जलावन के काम आते हैं। आगे है यहाँ पर पता करने के लिए कहता है कि बाढ़ वाले क्षेत्र में जो फसल का के बजाय जो है डंठल वाले मनीजर का बीज का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर जो है और दक्षिण बिहार में जो है मनीजर के डंठल जैसे किसी पौधे की खोज करने के लिए कहता है। और मनीजर के बीज कैसे होते हैं, तटबंध पर आसपास क्या है, ये आपने देखा कि लोग जो हैं वहाँ पर तटबंध पर रहने के लिए जो है अपने जीविकाओं का जो है बड़ी भांति किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि राहत सामग्री का भी उपयोग किया जाता है, ये सारे काम होते हैं। तो आपको यहाँ पर हमने बताया, और इसीलिए मनीजर का उपयोग किया जाता है कि यहाँ पर जो है उसका जो है जड़ होता है वो मजबूत होता है, उसके जड़ भी मजबूत होते हैं, बाढ़ के पानी में वो टिके भी रहते हैं और जो है उसकी जो है ग्रोथ जल्दी होती है, पानी में ही वो उगते हैं। आगे हम चलेंगे। तटबंधों पर रहते हुए ये मवेशियों की दूधों की बिक्री, बचा कर रखे गए अनाज, मछली का पकड़ना, सरकारी सहायता पर निर्भर जो है वो हो जाते हैं और वे अपने गांव एवं खेतों को पानी में डूबे देखते रहते हैं। बाढ़ में घिरे गांव में जो है अपने घरों को देखने के लिए उनके पास अपनी नाव होती है, जिसकी मदद से वो घर की देखरेख करते हैं। यह काम की चीज़ें ले आते हैं और नावें सरकारी सहायता से भी मिली होती है। पानी उतरते ही जो है वह वापस गांव में लौटते हैं और बाढ़ द्वारा लाए गए बलुआही मिट्टी में परवल, ककड़ी, मिसरकंद जो अरुआ होता है उसका, और तरबूज एवं दोमट मिट्टी में जो है मक्का, दलहन, गेहूँ आदि की फसलें उगाते हैं। जो बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती हैं उसमें ये सारी खेती की जाती है। आगे है कि अगले 8 महीने के लिए फिर वह गृहस्थी जमाते हैं, क्योंकि अगले साल पुनः जो है 4 महीने की विभीषिका झेलने को तैयार होना रहता है। कितने, तो 4 महीने की, और 8 महीने तक वो गृहस्थी में रहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि बताइए कि बाढ़ का पानी उतरते ही गाँव एवं घरों की प्राथमिक ज़रूरतें क्या होती हैं, तो उसको जो है साफ़ करना होता है। उसका जो है आपको पूरा जो है पुनः जिस प्रकार से छोड़ कर गए थे उस प्रकार से आपको रखना होता है, बनाना होता है। समय थोड़ा ज़्यादा लगता है और यहाँ पर आपको पुनः जो है जीवन यापन करने के लिए सारे बात व्यवस्थाएँ जो कर खेती बाड़ी जो है पुनः तैयार करनी पड़ती है। गेहूँ का खेती जो है उस समय शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, तो बाढ़ की जो है विभीषिका झेलनी पड़ती है, बहुत ही जो भयानक होती है। अगर बांध टूटता है तो गांव के गांव लोग विस्थापित हो जाते हैं, ना रहने का, ना खाने का, ना सोने का, कोई भी जो है व्यवस्थाएं नहीं होती है। अपनी ज़िंदगी गुजर बसर जो है वो कुछ मवेशियों के साथ, जो कुछ सरकारी साधनों के साथ वो करते हैं। अपने जीवन यापन को जीने के लिए बहुत सारे जो हैं कष्ट उनको झेलने पड़ते हैं। एक जो है बात, दूसरी जो है बात, तीसरी जो है बात, हर बात को जो है कहने के लिए उनको, बहुत सारी बातों को कहने के लिए एक सरकारी खेमों का ज़रूरत होता है, जो कि बहुत ही जो है उस समय बहुत ही देखते होंगे कि बहुत ही ऐसे जो हैं सरकारी कर्मचारी आपको मिलते हैं जो कि नहीं सुनते हैं, जानते हैं कि वो ऐसे ही ज़िंदगी
कि 4 महीने के लिए उनका गुजर करने का आदत बन गया है। बहुत सारी बातें जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, जो एक एक करके बहुत ही ज़िंदगी ऐसी गुजर करते हैं जो कि नरक के समान होते हैं। लेकिन आपको एक बात आपको याद होगा कि अगर पानी गया तो बीमारी आया। पानी अगर जाता है तो मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं बाढ़ के साथ जो है चली जाती है। पर ये बाढ़ के साथ जो है आती है और जो है यहाँ पर बहुत ही आपको देखते होंगे कि बाढ़ आने के बाद जो है बीमारी भी, पानी अगर जमा हुआ है तो उसमें जो है मच्छर होते हैं, बहुत सारे जो हैं बीमारियाँ भी होती हैं और इसके जो है बचाव भी क्या करने की कोशिश की जाती है। जो है शिविर लगाई जाती है, दवाई वितरित की जाती है, बचाव कार्य भी सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो देखने में आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन होते हैं। और उसके जो है बचाव के कार्य, यहाँ पर आपके बचाव के कार्य को हमने बताया कि कैसे कैसे काम होते हैं और कैसे कैसी शासन व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार की क्या व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ पर जो है कुछ निजी लोग भी जो है सहायता करने के लिए आते हैं और सहायता में हाथ बढ़ाते हैं। कुछ जो है NGO भी काम जो है बिहार के क्षेत्रों में करने की कोशिश करती है और वो करती है। तो चलिए, आपका ये पूरा जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब जो है कुछ लाइनें यहाँ पर कुछ और बचे हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन क्या यह बरसात पूरे राज्य के समान के रूप में होती? नहीं, ये जो है हर जो है कहीं कहीं ज़्यादा, कहीं कहीं कम होती है। एक समय कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं खेतों में पानी जो है पूरा भी नहीं रुकता, कहीं जो है कई किलोमीटर तक जल ही जल नज़र आता है। यह जो है जल लगभग 4 महीनों तक खेतों में जमा रहता है। अब सोचो कि बरसात के मौसम में जो है प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में जो है जल जीवन का असर क्या पड़ता है, क्या होता है। तो जल जीवन में असर आपको रहन सहन, आना जाना, खाना पीना, हर चीज़ का जो है यहाँ पर आपको कठिनाई झेलनी पड़ती है। ये देख सकते हैं कि एक क्षेत्र आपको दिखाया गया है कोसी प्रमंडल का, जिले में रहने वाले लोगों के बारे में, जो बरसात के महीनों में अखबारों से जानकारी इकट्ठा करके आप जो है यहाँ पर बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं। कोसी प्रमंडल में सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति रहता है। यहाँ पर जो है बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं कि अखबारों में आपको ये देश दुनिया में अब जाना गया है कि कोसी क्या है। कोसी शोक है, बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नगर के कारण जो है, कोसी नदी के कारण जो है ऐसे ऐसे लोग विस्थापित हुए हैं, ऐसे ऐसे घर उजड़े हैं जो कि वहाँ पर बहुत ही पहले से बसे हुए थे। जो है गांव, आप जानते हैं कि गांव के लोग नदी के किनारे क्यों बसते हैं? खेती के लिए, रहने के लिए, बहुत अच्छे जो है सिंचाई होती है, इसके लिए है जो गांव के लोग, शहर के लोग नदी के किनारे बसे रहते हैं। अगर बाढ़ आ जाए तो क्या क्या झेलनी पड़ती है वो लोग जो यहाँ पर रहते हैं और झेलते हैं, वो कौन से लोग हैं? तो जाकर उन कोसी के क्षेत्रों में जाकर देखिए, जहाँ पर जो है सहरसा, मधुबनी, आपको सुपौल, आपको खगड़िया के लोग मिलते हैं, तो आपको बताएंगे कि कैसे क्षेत्र जो हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्र में क्या क्या ज़िंदगी आपको गुजारनी पड़ती है। आपको हमने पूरे डिटेल से समझाने की कोशिश की, कुछ कहानियों के साथ, कुछ जो है यहाँ पर घटनाओं के साथ और कुछ जो है आप बीती के साथ। तो आपको ये जो है यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर हम जो है ये चैप्टर 2 पार्ट में करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको एक एक लाइन आपको याद हो जाएगा। कहानी हम सुना रहे हैं, आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ से मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, आपको यहाँ से जो है पीटी के क्वेश्चन बनते हैं, आपको यहाँ पर हर समझ के क्वेश्चन जो है समझ के साथ आप यहाँ पर बता सकते हैं। हर साल जो है ये बाढ़ आती है, तो हर साल ये बाढ़ की विभीषिका किस प्रकार, किस तरह से जनजीवन को कैसे प्रभावित करती है, ये सारे बात जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको मेंस में, बीपीएससी के मेंस में आपसे पूछा जाता है। क्या आप कर सकते हैं अगर बाढ़ आती है? तो क्वेश्चन भी आप अगर देखते होंगे साक्षात्कार को, तो आपको बिहार के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम 2 पार्ट में इस वीडियो को करेंगे, बहुत ही थोड़ा जो है हम अगर समझ कर करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।